तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप जैसा कि जान रहे हैं ये वीडियो है हमारा क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के लिए और चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं और यह है वीडियो नंबर सेकंड इस चैप्टर का। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो किया जिसको आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है कि सारे आप वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड वहीं आपको मिल जाएं। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल को चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने पीछे छोड़ा था, यानी पिछले वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे पहले देख लें, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले। तो अब हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? फार्मिंग इन पालमपुर। हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर में के बारे में और पालमपुर में खेती के बारे में, यानी फार्मिंग के बारे में। तो उसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लैंड इज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खेती के लिए जो जमीन यूज की जाती है वो फिक्स्ड है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं और भी ज्यादा। तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें दूसरे तरीके अपनाने होंगे, लैंड को हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा गया है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी उसका जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग है, यानी खेती। तो 75% आबादी पालमपुर की डिपेंडेंट है किस पर? खेती के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, यानी अपने पेट भरने के लिए, अपने रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए जो पैसे उसे चाहिए, उन पैसों को कमाने के लिए 75% आबादी खेती पर डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं पालमपुर गांव में तो 75 लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं और उसी से अपना रोज का पेट भर रहे हैं या फिर रोज की जीवनी चला रहे हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, ये फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्मर्स यानी कि जिनके पास खुद की जमीन है और उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं या फिर किसी और के जमीन को रेंट पर लेकर खेती कर रहे हैं। और फार्म लेबरर्स यानी कि दूसरे की जमीन पर दूसरे का अगर किसी के पास खेत है तो उस खेत में कटाई का काम करते हैं या फिर बुआई का काम करते हैं, इस तरह का लेबर वर्क करते हैं और उससे उन्हें रोज की डेली वेजेस मिलते हैं, डेली वेजेस पर वो काम करते हैं। तो देखिए इन लोगों का जो वेल बीइंग है, यानी ये लोग खुशहाल रहेंगे या ये लोग की स्थिति खराब रहेगी, ये लोग खराब स्थिति में रहेंगे, कैसी स्थिति में रहेंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आखिर जो फार्म है उसका प्रोडक्शन कैसा है। यानी प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इन्हें वेजेस अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्शन खराब होगा तो वेजेस खराब मिलेंगे। अगर खेती खराब हो गई तो इन्हें वेजेस मिलने के चांस ही नहीं, क्योंकि इन्हें काम ही नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोडक्शन, जो फार्म का प्रोडक्शन है यानी कि खेती का प्रोडक्शन, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो जमीन है वो किसी भी जगह पर वो लिमिटेड है। यानी अगर हम बात करें पालमपुर की तो पालमपुर में 1960 के बाद कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जो खेती के लिए जो जमीन है वो किसी तरीके से बढ़ी नहीं है। वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए आगे मैं कर देता हूं। तो देखिए कल्टीवेशन के लिए कोई भी जमीन नहीं बढ़ी है, क्योंकि 1960 के लगभग में जो भी वेस्ट लैंड के रूप में थी, यानी जो जमीन यूज नहीं हुआ करती थी गांव में, उन जमीन को भी कन्वर्ट कर दिया गया है कल्टीवेबल लैंड में और उसे आज यूज किया जा रहा है खेती के लिए। और अब पूरे गांव में कहीं भी कोई भी स्कोप नहीं बचता है जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा जमीन को बढ़ा सके खेती में यूज करने के लिए। तो अब बात आती है कि ये लोग अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बताया गया है कि जो यूनिट है जमीन नापने का, वो स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर है। और हेक्टेयर का सीधा मतलब होता है कि 100 मीटर्स इंटू 100 मीटर्स, 100 मीटर इंटू 100 मीटर एक हेक्टेयर होता है, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर हो गया। इसके अलावा आप अपने गांव में या फिर अपने आसपास देखेंगे तो लोग बीघा में अब जमीन को नापते हैं या फिर डेसिमल में नापते हैं, तरह तरह की मेजर्स यूज करते हैं जमीन को नापने के लिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? वो है आपका हेक्टेयर। तो अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है। तो हम ये तो जान गए कि जो लैंड है खेती के लिए वो लिमिटेड है, वो चाहे हम पालमपुर की बात करें या कहीं और की बात करें। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें कोई भी व्यक्ति उसी जमीन से पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है? तो देखिए in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of the state of उत्तर प्रदेश। तो जिस तरह की हम यहाँ पर कंडीशन की बात कर रहे हैं और जिस तरह की फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, उसको आप अगर ध्यान देंगे तो वो आपको देखने को लगेगा कि यूपी का वेस्टर्न पार्ट का कोई गांव है। तो देखिए कोई भी लैंड जो है, कोई भी जमीन खाली नहीं छोड़ी गई है। रेनी सीजन में, खरीफ सीजन में फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं
इनको यूज कर लिया था, इनके प्लांट्स को कैटल को खिलाने के लिए, यानी जो जानवर अपने घर लोग पाल कर रखते हैं उनको फीड करने के लिए यूज कर लिया जाता है। और इसके बाद लोग कल्टीवेशन करते हैं पोटैटो का अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। और इसी के साथ जो विंटर सीजन होता है यानी जो रवि फसल होती है, रवि सीजन आता है, उस समय में कुछ वीट उगाए जाते हैं। तो वीट प्रोडक्शन, जो वीट प्रोड्यूस होता है, तो जो वीट प्रोड्यूस होता है उसमें से जो फार्मर्स होते हैं वो खुद के लिए, यानी जो फैमिली कंजम्पशन होता है उसके लिए कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, और जो उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है वीट का, उसे मार्केट में बेच देते हैं। कहाँ पे? रायगंज में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किस गांव की? पालमपुर की। तो रायगंज में जाकर बेच देते हैं। तो देखिए, जमीन का एक हिस्सा यूज किया जाता है शुगर केन के लिए भी, क्योंकि वो शुगर केन के लिए, क्योंकि नहीं, शुगर केन के लिए भी जो कि एक साल में उगाया जाता है, यानी हर साल उसे बार बार उगाना पड़ता है। तो शुगर रॉ फॉर्म में या फिर जैगरी के रूप में, मैं इसे नीचे कर देता हूं, जैगरी के रूप में बेच दिया जाता है। कहाँ? ट्रेडर्स को शाहपुर में। शाहपुर जो हमने पढ़ा था ऊपर में कि वो पास में एक छोटा सा शहर है, शाहपुर में जाकर बेच दिया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 types of crops in a year, Palampur is due to well-developed system of irrigation. नीचे कर देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. तो देखिए, गांव में, यानी कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं पालमपुर में, लोग एक साल में 3 क्रॉप्स कैसे उगा ले रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि वहां पर इरिगेशन का सिस्टम जो है, इरिगेशन की फैसिलिटी काफी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है और काफी अच्छी सिस्टम है वहां पर इरिगेशन की, तो उनके लिए उतनी परेशानी नहीं है एक साल में 3 क्रॉप्स को उगाने में। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, यानी पालमपुर गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी पहले आ गई थी, और इसका मेजर इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इरिगेशन का सिस्टम था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो देखिए, पहले जो लोग थे वो यूज करते थे पर्शियन व्हील्स, और फार्मर्स द्वारा ये पहले के जो फार्मर्स हुआ करते थे वो पर्शियन व्हील्स को यूज करते थे वेल से पानी निकालने के लिए और छोटे से रीजन में इरिगेशन करने के लिए। तो लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं, यानी जो ट्यूबवेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू, मोटर्स के थ्रू वाटर निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। और जो ट्यूबवेल्स का यूज करके, यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करके जो सिंचाई होती है यानी इरिगेशन होता है, वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है और ज़्यादा इफेक्टिवली को कवर कर सकता है। जो शुरुआत में ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो सरकार द्वारा गए थे पालमपुर में, और उसके तुरंत बाद ही जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए, और इसके रिजल्ट के अनुसार 1970 आते तक तो जो टोटल एरिया था 200 हेक्टेयर का पालमपुर में, वो इरिगेट हो चुका था। तो यहाँ देखिए, आपको एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। ये बात सही है, चाहे आप बात कर ले दूसरे रीजन्स की, तो वहाँ पर आपको इस तरह का इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो अगर आप रिवर लाइन प्लेन्स की बात करें या फिर कोस्टल रीजन्स की बात करें जहाँ पर जो लैंड है वो वेल इरिगेटेड है, उसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे प्लेटू रीजन्स हो गए, डेक्कन प्लेटू रीजन्स हो गए, वहाँ पर बहुत लो लेवल इरिगेशन है। तो टोटल कल्टिवेटेड एरिया हमारे देश में जो है उसमें से करीब 40% या फिर उससे कम जो है वो इरिगेटेड लैंड के अंदर आता है, यानी सही तरीके से लैंड इतने कम जमीन को ही इतने सही तरीके से इरिगेशन इतने कम जमीन को ही मिल पाता है। और जो ज़्यादातर एरियाज हैं वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर कि अगर बारिश अच्छा होगा तो उनकी खेती अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छा नहीं होगा तो उनकी खेती नहीं अच्छी होगी। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लें कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। तो देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एक से ज़्यादा फसल को उगाते हैं एक साल के अंदर बारी बारी से। इसी को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो देखिए, ये जो है ये सबसे अच्छा तरीका और सबसे एफिशिएंट तरीका है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक सीमित लैंड के ऊपर।
तो ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। तो जितने भी किसान हैं, ज़्यादातर किसान 2 क्रॉप्स को उगाते हैं एक साल में, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोगों ने अब पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप उगाना शुरू कर दिया है पिछले 15 से 20 सालों में, क्योंकि जो उनके बीच जो अंतराल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपको इमेज दिया गया है वीट का, बाजरा का, शुगर केन का, पोटैटो का, ये डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये चीज़ आपको टेबल दी गई है, इसको आप फुलफिल कर सकते हैं खुद से, क्योंकि मैं क्या इसमें बताऊं आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक तरीका आपने देखा कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का तरीका था वो क्या था, मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड्स। तो देखिए जो दूसरा तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का वो है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड या फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को यूज करें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। यील्ड इज मेजर्ड एट एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यील्ड का सीधा मतलब हो गया कि जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक सीमित लैंड पर एक सीजन में। तो अगर हम मिड 1960s की बात करें, 1965 या फिर 1966 तक, तो जो सीड यूज किए जाते थे कल्टीवेशन के लिए, तो मैं इसके ऊपर कर देता हूं, जो सीड यूज किया जाते थे कल्टीवेशन के लिए वो ट्रेडिशनल सीड हुआ करते थे और उनकी जो यील्ड हुआ करती थी वो काफ़ी लो हुआ करती थी। जो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इरिगेशन मांगते थे, यानी उनको बहुत ही कम पानी देना होता था। तो इस वजह से जो फार्मर्स थे वो बहुत ही कम पानी के सप्लाई में आसानी से खेती कर लेते थे और फर्टिलाइजर्स के नाम पर वो काऊ डंग का यूज कर लिया करते थे या फिर दूसरे नेचुरल मैन्योर का यूज कर लिया करते थे। तो लेकिन ये जो चीजें थी ये बहुत ही आसानी से उनके पास अवेलेबल हुआ करती थी और उन्हें कुछ खरीदना नहीं होता था मार्केट से। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यानी हम मॉडर्न टेक्निक की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक की बात करें उसमें हमारा क्या आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लेट 1960s में, यानी 1965 के बाद में। तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडियन फार्मर के पास ले गया, मेरा मतलब है कि इंडियन फार्मर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से हाई यील्ड वेराइटीज मिले सीड्स के, HIVs जिन्हें हम कहते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज कहते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो यहां से आप आंसर कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो ट्रेडिशनल सीड से अगर हम कंपेयर करें HIVs को, तो जो HIV सीड्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं उतने ही सीमित लैंड पर। यानी कि एक अगर हम फसल की बात करें, एक सिंगल प्लांट की बात करें, तो उसमें आपका ट्रेडिशनल सीड के मुकाबले आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक सीमित लैंड के ऊपर पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगा। और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो HIV सीड्स जो हैं वो ऐसा नहीं था कि वो आप केवल उन्हें लगा दें और उतना ही अमाउंट में आपको सब चीज़ मिल जाता है, नहीं। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कराना होगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना होगा और अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और आपको पेस्टिसाइड्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने होंगे ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो जो हायर यील्ड्स हैं ये केवल पॉसिबल तभी हैं जब हम HIV सीड्स को यूज़ करें, इरिगेशन प्रोवाइड करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें, पेस्टिसाइड्स को प्रोवाइड करें। तो इन सभी चीज़ों के कम्बिनेशन से ही हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर हम सिर्फ HIV सीड को यूज करना शुरू कर दें तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, नहीं। इसके साथ साथ प्लस में हमें वाटर प्रोवाइड कराना होगा, प्लस में हमें फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना होगा और प्लस में हमें पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराना होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तभी हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जब आए थे आपके HIV सीड लेटर 1960s में, तो उस समय में जो पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे और वेस्टर्न यूपी के किसान थे, ये इन्हीं को शुरुआत में ये चीज़ प्रोवाइड किया गया था और यही वो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को पहले अपनाया था, यानी जो HIV सीड्स को अपनाया था।
तो इन रीजन्स में जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्यूबवेल्स को अपनाया, ट्यूबवेल्स उन्होंने लगाए इरिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए, और HYV सीड को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया फार्मिंग के लिए। तो इसमें से कुछ जो थे उन्होंने फार्म मशीनरी भी खरीद ली, जैसे कि ट्रैक्टर्स खरीदे, थ्रेशर्स खरीदे, और जिसने प्लाविंग को आसान कर दिया और हार्वेस्टिंग को आसान कर दिया और फास्टर कर दिया, यानी जल्दी जल्दी अब चीज़ें होने लगी। तो इसका रीज़न ये हुआ कि ये सभी चीज़ें यूज़ करने की वजह से इन लोगों को हाई यील्ड मिलने लगा व्हीट का, और ज़्यादा इनके पास प्रोडक्शन प्राप्त होने लगा। तो अगर हम पालमपुर की बात करें, जो बनाई हुई कहानी हम सुन रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, तो व्हीट का जो प्रोडक्शन था वो ट्रेडिशनल वैरायटी में हुआ करता था 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 1300 kg प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन जब HYV सीड का इंट्रोडक्शन हुआ, HYV सीड के इंट्रोडक्शन के बाद जो यील्ड था वो बढ़ गया और चला गया हमारा 3200 kg तक। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, 3200 kg पर हेक्टेयर अब हमारा प्रोडक्शन हो गया। तो देखिए ये जो है ये बहुत ही लार्ज इंक्रीज था प्रोडक्शन में, वीट के प्रोडक्शन में। तो जो फार्मर्स थे उन्हें अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सरप्लस उनके पास होने लगा था, तो इस वजह से वो आसानी से मार्केट में इन चीज़ों को बेच सकते थे, यानी जो वीट वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ देखिए लेट्स डिस्कस, आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, इन चीज़ों पर आप गौर करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है। तो ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई है उससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं, और भी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे कुछ नहीं है, अब आगे ऊपर यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कुछ दिए गए हैं, सजेस्टेड एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आप इसको कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन। तो देखिए लैंड की सस्टेन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं लैंड से, तो क्या लैंड उतना क्या कहते हैं फर्टिलाइज रहेगा, उतना प्रोडक्टिव रहेगा जितना कि पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर लिखा गया कि लैंड जो है वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि हम इसका बहुत ही केयरफुल और बहुत ही ध्यान से यूज़ करें। तो साइंटिफिक रिपोर्ट ये कहती है कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है उसने बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज बेस को, यानी कि जो लैंड है उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी पर हमने यूज़ किया है लैंड को। बहुत सारे एरियाज़ में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका एसोसिएशन पाया गया है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, यानी HYV सीड का ज़्यादा यूज़ करने से, ज़्यादा पानी यूज़ करने से, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से जो सॉइल फर्टिलिटी है, यानी कि पैदावार करने की जो क्षमता है मिट्टी की, वो खत्म हो चुकी है। और कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर का लगातार यूज़ करने से, ट्यूबवेल का यूज़ करके इरिगेशन करने से, तो जो वाटर टेबल है यानी वाटर लेवल है ज़मीन के नीचे, वो भी बहुत ही नीचे चला गया है। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसे कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी हो गई या फिर जो वाटर लेवल हो गया आपके ज़मीन के नीचे जो है, वो बहुत ही साल लगते हैं इसको बनने में या फिर एक स्तर पर पहुंचने में। तो आप अगर इतनी जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से रिस्टोर नहीं हो पाएंगे और हम हमेशा के लिए लूज कर देंगे सॉइल की फर्टिलिटी और हमारे ग्राउंड वाटर को। तो इसलिए हमें हमेशा इन्वायरमेंट का केयर करना चाहिए और इस तरह से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर भी हमारा बचा रहे और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे। इसके बाद देखिए आगे चीज़ें हैं, तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे जितना कि मैंने आपको बताया।